आज की कहानी है पद्मलता का स्वप्न। लेखिका है आशापूर्णा देवी जी। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कहानी अब आरंभ करते हैं। पति के घर से अपने पिता के घर, दूसरे शब्दों में ससुराल से मायके आने की इच्छा अस्वाभाविक नहीं है, और फिर एक ही जगह रहते रहते पैदा हुई ऊब को दूर करने के लिए भी लड़कियां अपने पिता के घर आना चाहती हैं। बाप के जिंदा ना रहने पर वे भाई के घर भी आती हैं, लेकिन जिसके ना बाप जीवित हो और ना कोई भाई ही हो, ऐसी पद्मलता क्या दोबारा अपने गांव सोना पलाशी की धरती पर पांव नहीं रख पाएगी। सोना पलाशी जहां उसके बचपन और जवानी के दिन बीते थे, भले ही सुख और शांति या कि बड़े सम्मान के साथ ना बीते हो, लेकिन दुख और अपमान भरे दिनों की स्मृतियों का भी आकर्षण कम नहीं होता। यह भी हो सकता है कि अपनी पहचान को एक बार फिर से पा लेने की, लोगों के बीच स्वयं को प्रतिष्ठित करने की प्रबल लेकिन दबी हुई इच्छा पिछले 7 वर्षों से पद्मलता के मन में रही हो। सोना पलाशी के लोग जदू लाहड़ी के घर की गरीब ब्राह्मणी महाराजिन की बेटी पदी को अचानक पद्मलता देवी के रूप में देखकर हैरान रह जाएंगे, और यही देख पाने की इच्छा उसने अपने मन में संजो रखी है। पिछले 7 सालों से दिन हो या रात, तिल तिल कर इस पौधे को इतना भरा पूरा और हरा रखा है उसने। कितने ही रंगों और उल्लास की छटाओं से इस चित्र को वह अंकित करती रही है। इस प्रसन्नता के अलावा पद्मलता के जीवन में और किसी चीज की साध या सार्थकता नहीं रह गई है। इसीलिए काफी कोशिशों और चिरौरियों के बाद पति की अनुमति प्राप्त कर वह इतने सालों बाद सोना पलाशी घूमने आई है, और उसका यहाँ आना अकारण नहीं गया है। उसे अपने बीच देखकर सभी सचमुच हैरान हो गए। इतने दिनों के बाद उसके यहाँ इस गांव में आने पर नहीं, बल्कि उसके बात व्यवहार पर गांव वाले हैरान बल्कि एकदम ठगे से रह गए हैं। किसी गोबर बीनने वाली को रातों रात राजरानी होता देखकर मैं एक गहरी सांस लेकर हैरान तो होंगी, लेकिन इस बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। इसीलिए जदू लाहड़ी की गरीब ब्राह्मणी महाराजिन की बिटिया पदी अचानक सोने की चिड़िया बनकर अगर सिर्फ लाल और मोती चुगने लगे तो इसमें भला हैरानी की क्या बात हो सकती है। ऐसी सुखद स्थिति में जो उससे स्नेह रखते हैं अभिभूत ही होंगे। पद्मलता का बिंदास स्कूल मास्टर पति अगर मिलिट्री ठेके की सुनहरी सीढ़ियां चढ़कर एक स्वर्ग जैसा पक्का दालान बना सकता है, तो क्या वह गांव के 2-4 अनाथ लड़कों के लिए नौकरी का जुगाड़ नहीं कर सकता? और क्या पद्मलता स्वयं 2 एक असहाय विधवाओं की बेटी का उद्धार नहीं कर सकती, जो गांव के पास वाले स्टेशन पर उतरने के साथ ही दोनों हाथों से पैसे लुटाते लुटाते आ रही थी? उसे यहाँ आए अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, लेकिन इस बीच गाड़ीवान रतन से लेकर काली बाड़ी के पुरोहित भट्टाचार्य तक उसके गुणों का बखान करते नहीं थकते। ऐसी उदार दृष्टि संसार में सचमुच बहुत दुर्लभ है। पद्मलता की हंसी कैसी अनुपम है, उसकी बातें कितनी मीठी है, और उसके व्यवहार का तो जैसे कोई सानी ही नहीं। यह आज की बात नहीं है, बचपन से ही वो ऐसी है। इस बात को कौन नहीं जानता। आज उसी पद्मलता को लेकर छीना झपटी मच जाएगी, यह स्वाभाविक ही था। गिने हुए 4 दिनों के पहरों पर आई पद्मलता के लिए यह बहुत ही कठिन हो गया कि वह किसका निमंत्रण स्वीकार करे और किसके यहाँ ना जाए। इतने दिनों के बाद लाहड़ी परिवार में कैसी धूम मची है, आने वालों का तांता लगा हुआ है। अपनी सहज मुस्कान के साथ चुस्त चौकस मेहमान नवाजी से पद्मलता उन्हें खिला पिला रही है, और ऐसा मालूम हो रहा कि जैसे वही इस घर की मालकिन है। जदू लाहड़ी के गुजर जाने के बाद परिवार के लोगों के बीच तो बोलचाल तक बंद हो गई थी। पद्मलता के आने पर उनका मनमुटाव दूर हुआ और प्रेम के मीठे बोल फूटे। जब लोग उठने को हुए तो प्रणामी में मिले रुपयों को आंचल में बांधते हुए सत्यबाला ने अपने स्वर में शहद घोलकर और गद्य कंठ से पद्मलता से अनुरोध किया, कल मेरे यहाँ आकर भी बस कहने के लिए ही सही मछली भात खा जाना पद्मा रानी, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ, लेकिन रायबाड़ी की ताई तो मुझे पहले से ही कह गई हैं बुआ। पद्मलता का उत्तर भी विनय की चाशनी में लिपटा हुआ था। अगर वहाँ नहीं जा पाई तो बुरा नहीं मान जाएंगे, तुम ही बताओ। लो, ये रायबाड़ी की ताई हमारे बीच कहाँ से आ टपकी भला? ओ, वही मुकुंद राय की भावज, अब समझी।
दावत खिलाने के बहाने खुशामद करने पर उतर आई है वह। देखो बेटी, मैं तो खरी कहूंगी, बुरा मानो या भला। नहीं बुआ, ये आप क्या कह रही हैं, पद्मा ने आगे कहा। मैं कहाँ की लाट हूँ कि कोई मेरी खुशामद करने लगा। वो तो ताई बहुत जोर देकर कह गई हैं, इसीलिए मैं कह रही। हाँ बेटी, हम लोग तो बहुत जोर देकर तुम्हें कह भी नहीं सकते, लेकिन यह भी सुन लो बेटी कि हम बहुत बड़ा चढ़ाकर तुम्हें कहे भी क्यों। क्या तुम पराई हो? तुम्हें याद है ना तेरी माँ मुझ पर कितनी श्रद्धा भक्ति रखती थी। सत्या दीदी की रट लगाए रखती थी। अब सारी बातों को खोलकर या खोदकर कहाँ तक बताया बुझाया जा सकता है। लेकिन ये सारा बुझावल बुझाने की जरूरत भी क्या है। पद्मलता 16 साल की उम्र तक इस गांव का दाना पानी पीती रही है। ना जाने कितने अपमान भरे घूंट और अवसाद के क्षण वह भला कैसे भूल सकती है। उसकी माँ सत्यबाला बुआ की जुबान से टपकता जहर कितनी खामोशी से पीती रही थी इस श्रद्धा भक्ति के नाम पर। पद्मा की याददाश्त क्या इतनी ही कमजोर है कि वह यह सब कुछ भूल जाएगी? अपनी माँ के लिए पद्मलता को बहुत दुख नहीं होता। उसकी याद आने पर उसकी स्मृतियों के समुद्र में जैसे ज्वार भाटा सा उठने लगता है। हाँ, याद है, लाहड़ी परिवार के इसी दालान में सर्दी की ठिठुरती रात में हड्डियों में सुई चुभोती बर्फीली हवा झेलती एक दुबली पतली और बीमार विधवा लगातार खांसती है। यह मुई खांसी 12 महीने जिसके पीछे लगी रहती है। लट्ठे की मोटी धोती का आंचल बार बार अपने सीने पर खींचकर ठंड से बचने की असफल सी कोशिश करती, और फिर इसके साथ ही घर संसार के अगले दिन के तमाम कामों को सहेजने समेटने लगती है। लेकिन इन ढेर सारे कामों के साथ जो चीज़ लगातार उसके साथ लगी रहती है वह उसकी खांसी। उसकी खांसी की ठनठन अब भी इस दालान के मेहराबों और छज्जों से चिपकी हुई है, और जब भी रात गहरा जाती है ऐसा जान पड़ता है कि उसके खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी। उसी औरत के पीछे पीछे एक छोटी सी लड़की चक्कर काटती रहती है। उसकी देह पर भी कोई गर्म कपड़ा नहीं है। वह जदू लाहड़ी की नातिनों पोतिनों में से किसी की उतरन पहने हैं जिसमें ढेर सारे पेबंद लगे हैं। अपनी माँ से अपने सीने को सटाकर थोड़ी बहुत गर्मी महसूस की जा सकती है, लेकिन गर्दन को रेतने वाली कटार की तेज धार को झेलते झेलते ऐसा भी होता है कि वह इस तरफ से उदासीन हो जाती है। तब शायद सर्दी का एहसास नहीं रहता, शरीर की 2 एक जगहों पर चिनचिनाती चिकोटी काटे जाते रहने के एहसास के अलावा। परेशानी होती है इन दोनों हाथों को लेके। बर्फ के टुकड़ों की तरह ये छोटे छोटे हाथ माँ के कामों में जहाँ तक संभव हो सकता है हाथ बटाती है। पानी में काम करते हुए जब उंगलियां कट जाती है तो ऐसे मौकों पर उसकी माँ का काम दुगना हो जाता है। तब लालटेन के माथे पर आंचल रखकर बिटिया के छोटे छोटे हाथ पांव सेक देती है। उसे अपनी गोद में खींचकर उससे बकती झकती है, मीठी झिड़की पिलाती कहती है, तू इस काटती ठंड में क्यों दौड़ती भागती रहती है बिटिया? देख कितना काम अभी बाकी है। मैं यहाँ खाने पकाने के लिए ही रखी गई हूँ रे। लेकिन खाना पकाने का काम खत्म हो जाने पर भी उसे छुट्टी नहीं मिलती है। उसे पता है कि किसी अबोध बालिका के लिए 2 मुट्ठी भात जुटाना कितना मुश्किल है। भले ही फिर वह छोटे मोटे कामों में उसकी सहायता कर दिया करे। तभी वह बार बार अपनी बिटिया को बिछौने पर सो जाने को कहती है, लेकिन अंधेरे और बुझे कमरे की ठंडी गीली चारपाई पर सोने के नाम से बेचारे के रोगटे खड़े हो जाते हैं। तमाम दुनिया भर के भूत प्रेत दत्त दानव उसे लगता है कि चारपाई के चारों तरफ उसे घेरे खड़े हैं। जदू लाहड़ी की बीमार पत्नी अपने आप उठ बैठ नहीं सकती, लेकिन दुनिया भर की खबरें उसके कानों तक कैसे पहुंच जाती, सचमुच हैरानी की बात है। दिए का लोभ दिखाकर और आंचल की ओट में पद्मा को बिछावन तक ले जाने के बीच भी लाहड़ी की पत्नी की उखड़ी उखड़ी लेकिन खींच भरी आवाज कानों में पड़ती रहती है, अरे ओ नवाब की शहजादी, बेटी को लाड़ दुलार कर इतना सर मत चढ़ाओ। दिए का तेल कोई हराम का नहीं आता है। दिमाग में कोई बात टिक नहीं पाती, टिकती तो मेरी बगझग भी कम होती। और 2-2 लोगों के खाने पीने कपड़े लत्ते का जुगाड़ कोई बच्चों का खेल नहीं है। पता नहीं घर में ऐसा कितना काम है कि माँ बेटी दोनों की दोनों दिन दोपहर सांझ रात डोलती फिरती हो। आखिर करती क्या रहती हो? अपने आराम के लिए दिन का काम रात में और रात का काम दिन में करती हो। बम्मन की बेटी हो, कभी फुर्सत मिले तो बैठकर हिसाब लगाना कि इन महीनों में कितना किरासिन तेल फूका गया है। हाँ, दूसरे का पैसा है तो कलेजे में पीर कैसी, वो कहावत है ना, मोल तोल किस बात की, जब मिले मुफ्त में माल।
तुम दोनों का बस यही हाल है, और मैं भी ऐसी दुर्गत में पड़ी हूँ कि तुम जैसी बेईमानों को पालना पड़ रहा है। जदू लाहड़ी की पत्नी बोलना शुरू करती है तो थमती नहीं। दिए की लौ तब तक दम तोड़ चुकी है। भूत प्रेत का भय चाहे किसी को जितना भी सताए, लाहड़ी की घरवाली का इससे कुछ आता जाता नहीं। बारिश के दिनों में पानी में छप छप करते घुटने तक कीचड़ में लिपटे माँ के साथ साथ पोखर के घाट तक जाने और फिर वापस लौटने की यादें सुख और दुख दोनों से भरी हैं। कभी तो इसमें बड़ा मजा आता, लेकिन जब माँ की खांसी बढ़ जाती तो बड़ी परेशानी होती। उस दिन जी में यही आता, माँ और बेटी रात दिन चिथड़े पर लेट कर ही बिता देंगे, भात खाने की जरूरत क्या है। लेकिन जरूरत क्या नहीं है, ऐसा कह देने से जरूरत मिट तो नहीं जाती। ऐसी ही परिस्थितियों के बीच एक और दृश्य उसे याद आता है। यही तो वह घर और दालान था, लेकिन वे दोनों जैसी कोई और थी। तांबई रंग, दुबले पतले हाथ पांव, फटी चिटी फ्रॉक वाली वह लड़की अब नए यौवनागमन के साथ सुडौल और स्वस्थ युवती में परिवर्तित हो गई थी। एक अदद साड़ी में अब उसकी लाज नहीं ढक पाती। काटती ठंड से बच पाने की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टकर है छोटी बहर और अरज की साड़ी से अपनी लाज ढक पाने की चेष्टा। लेकिन तो भी वह सिमटते सकुचाते घर संसार का सारा काम करती है। अपनी बीमार विधवा माँ पर उसकी प्यार भरी देखभाल का कोई अंत नहीं, लेकिन माँ है कि उसे भोर हो जाने के बावजूद लोरी सुनाती रहती है। बिटिया माँ की ओर देखकर हंसती और झिड़कती है, क्यों तुम अकेली क्यों नहीं जा सकती कमरे में माँ? मैं भी तो सुनूं, डर लगता है क्या तुम्हें कोई भूत खा लेगा? माँ उसे किस तरह समझाए? भूत प्रेत से नहीं, उसे अपनी नवयौवना बेटी से डर लगने लगा है। एक असहाय विधवा की बेटी की उम्र का तेजी से बढ़ना ही अपने आप में एक अपराध है, और ऊपर से यह रूप। बेटी अनमने ढंग से चलती फिरती डोलती है और माँ मुग्ध मन से उसे देखा करती है। हाँ, उसका पद्मा नाम रखा जाना सार्थक हुआ है। दोनों पाँव कमल के जुड़वा फूल की तरह खिलते हैं, लेकिन उसके शरीर की बाढ़ इतनी क्यों है भला? अपमान और दुत्कार से मिले अन्न का ऐसा जोर ज्वार। जदू लाहड़ी की पत्नी अब चाहे गुस्सा करे या ना करे, उसकी दोनों नातिनें मलेरिया की चपेट में फंसकर अस्थि पंजर जैसी दीख पड़ती है, काली चमगादड़ जैसी चमड़े से मड़ी। और इधर यह लड़की पद्मा 14 साल की उम्र में ही ऐसी निखर आए कि उस पर आंख नहीं ठहरती। सुनने में भले ही बुरा लगे तो लगे, लेकिन बुढ़िया उसे उलाहा ना देती हुई कहती है, अरे ओ पद्मा, सुन रही है ना? भात थोड़ा कम ही भकोसा कर, पराया माल समझकर सब कुछ डकार मत जाया कर। दिनों दिन हाथिन की तरह फैलती डोलती जा रही है, और यह सब देखकर तेरी माँ की देह का सारा खून पानी होता जा रहा है। तब अपमान का इतना सारा जहर पीकर भी पद्मा ने हंसते हुए कहा था, माँ की देह में अब खून है भी कहाँ नानी, सब पानी हो गया है। लेकिन इतना सुनना था कि बुढ़िया नानी ने पद्मा के बड़बोलेपन और शेखी की दुहाई देते हुए सारा आसमान ही सर पर उठा लिया था। अगर वह ऐसा ना करती तो लोग सारा दोष लाहड़ी की घरवाली के ही सिर मर देते। लेकिन बात लाहड़ी के घरवाली की ही नहीं थी। पास पड़ोस के सभी लोगों को पद्मा के बारे में अपनी राय दिए बिना चैन नहीं था, जैसे यही उनका मुखरोचक विषय था। पद्मा का रूप आंखों को खटकता है, उसकी चाल ढाल से चिढ़ होती है। पद्मा का चाल चलन ठीक नहीं, उसकी बात व्यवहार जाने भी दो, यह वह पद्मा नहीं है, वह तो कब की मर चुकी। जितना मुंह उतनी बातें। और अब जदू लाहड़ी की घरवाली मोतिया बिंद वाली आंखों के सामने से धुंधला सा पर्दा हटाती जैसे चीख पड़ती, अरे यह कोई छोरी चोरी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी की छाया है। बचपन से ही तो देख रही हूँ, इसके रूप गुण का कोई और छोर नहीं। नसीब का कैसा खेल है। इसकी माँ ने पहले ही आंखें मूंद ली। अरे तेरी माँ नहीं रही, लेकिन हम लोग तो नहीं मर गए। अरे साल 6 महीने में आती रहना, एकदम बिसरा ही मत देना। आखिर मेरी कमली विमली से तू कोई अलग थोड़े है। उसे पता था वह इन दोनों से बहुत अलग है। कमला और विमला की तरह पद्मा को नानी कलमू ही नहीं कहती। और उसी पद्मा लता ने बिस्तर पर पड़े बुढ़िया को तीरथ जाने के लिए अभी अभी 300 रुपए दिए हैं नकद। राय परिवार के यहाँ निमंत्रण पर जाना एक और यादगार घटना है। यह कोई आज की बात नहीं है, अतीत का इतिहास है। मुकुंद राय की माँ के व्रत उद्यापन से जुड़ी घटना। लाहड़ी घराने के भी सारे लोग वहाँ मौजूद थे, इसीलिए पद्मा की माँ भी कामकाज के लिए बुलाई गई थी। और तभी इन सबके बीच भोजन परोसने वाले एक लड़के ने पद्मा को भी ब्राह्मण कन्याओं की पांत में बिठा दिया। यह लड़का दूसरा कोई नहीं, सान्याल परिवार का मुरारी था।
इस बात को लेकर पास पड़ोस के लोग आपस में गाहे बगाहे चुगली तो खाते ही थे, दोनों को खासा बदनाम करते। सदा सच बोलने वाली सत्यबाला पद्मा की माँ को ऐसा पाठ पढ़ाती कि बेचारी की पाँव के नीचे से धरती खिसकती जान पड़ती। रास्ते या घाट पर अगर कच्ची उम्र की लड़की और लड़के में बातचीत हो गई, हंसी ठट्टा, तो फिर बाकी बचा क्या। गनीमत है कि यह सब कुछ सिर्फ सत्यबाला ने ही देखा। अगर किसी और ने देखा होता तो बेटी के हाथ पीले कर पाना मुश्किल हो जाता है कि नहीं, लोगों से पूछ लो। लेकिन ऐसी कोई परेशानी सामने नहीं आई। उसी महीने कुछ एक शुभ चिंतकों की सहायता से पद्मा का विवाह संपन्न हो गया। लड़का मैट्रिक पास था, एक नामालूम से गांव में स्कूल मास्टर था। 300 रुपया माहवार, तरक्की मिलती तो समझो 70 रुपए मिलेंगे। लेकिन अभी उस बात को जाने दे। पद्मा के विवाह से इस घटना का कुछ लेना देना नहीं। अभी तो राय बाड़ी दावत की यादें ही मुखर हो चली हैं। तो कतार में उसे बैठने नहीं दिया गया, हाथ पकड़कर उठा दिया गया। इशारों, संकेतों और फप्तियों की आंधी सी उठी और इसी हंगामे के दौरान मुकुंद राय की बड़ी बेटी अचानक उठ खड़ी हुई थी। और उसने तब जो कुछ कहा था वह बहुत गलत नहीं था, सच ही तो है। दूसरों के घर की रसोई तैयार करने वाली बेटी को ब्राह्मण कन्याओं के बीच बिठाकर ऐसा आदर दिया जाने लगा तो बेचारे तिलचट्टे का क्या कसूर है, उसे भी पंछी का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। सीढ़ियों से ऊपर 2 तल्ले के दालान पर पांव रखते हुए 7-8 साल पहले वाली घटना उसके मानस में गूंज पैदा कर रही थी। लेकिन तभी उसका ध्यान मुकुंद राय की पोतहू ने अपनी ओर खींचा और मुस्कुराती हुई बोली, आओ ननद, चलो, तुम्हें इस बात की सुध तो आई कि तुम्हारी कोई भाभी भी है। यहाँ आकर भी हमारी तरफ तुमने रुख ना किया। क्या बताऊं भौजी, यहाँ पिछले 3 दिनों से घूम ही तो रही हूँ। बस ले देकर 4 दिनों के लिए आना हो पाया है, किसी से अच्छी तरह भेंट ना कर पाई। बहाने मत बनाओ बहना, इतने दिनों बाद आई हूँ, वो भी 4 दिनों के लिए। अपने पति को चिट्ठी लिख भेजो। इतने दिनों तक खूब मजे उड़ा लिए, अब कुछ दिन हमारे लिए भी रख छोड़े। और फिर वे तो दुनिया भर के कामों में फंसे रहते हैं, अपने कारोबार में मस्त। फिर ये बीबी की रट कैसी। अरे इसी परेशानी के चलते तो आ नहीं पाती, उनकी सारी देखभाल करनी पड़ती है, अकेले आदमी जो हैं। ऐसा कहते हुए पद्मा के होठों पर खिंच जाती उसकी ऐश्वर्य और समृद्धि की रेखा, एक चमकीली मुस्कान बनकर। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद असली बात बहू की जुबान पर आ ही गई। ननद जी, लगता है तुम्हें देह पर कोई ज्यादा जेवर जेवरात डालना पसंद नहीं है, क्या है ना? सवाल सचमुच टेढ़ा था और पद्मलता ने थोड़े बहुत जो आभूषण पहन रखे थे वे उसकी पद मर्यादा के मुकाबले बहुत कम थे। यह आपत्ति पिछले 3 दिनों से अब तक क्यों नहीं उठाई गई थी, सचमुच आश्चर्य की बात थी। पद्मलता के चेहरे पर संतोष की आभा चमक उठी। वह मधुर मुस्कान के साथ बोली, अरे क्या बताऊं, तुम्हारे नंदोई साहब ने सारे गहने अलग उठा रखे। यह भी कोई बात हुई है? दुर्गा दुर्गा, क्या कह रही हो तुम? अब और क्या बताऊं बहन, मेरे पति का मानना है गांव और कस्बे में चोर उचक्के और डाकुओं का बहुत जोर होता है। देह पर भारी गहना देखकर वे इसे पहनने वाली को ही उठाकर चंपत न हो जाए। तभी उन्होंने कहा, रुपए पैसे चाहे जितने ले जाओ, लेकिन जेवरात एकदम नहीं। इसी डर से और एक सुहागिन के लिए जितना जरूरी है उतना डाल रखा है, और क्या। हाँ तो मैं कह रही थी भाभी, वह गिरी वाला तातन अब है कि नहीं? हाँ जिंदा है, लेकिन साड़ियों का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ ना पूछो। दाम चाहे जो भी हो, अच्छी किनारी वाली 15-20 साड़ी मिल जाएंगी ना? 15-20? इन्हें एक साथ पहनोगी क्या? नहीं, अपने लिए नहीं, दरअसल इतने दिनों के बाद आई हूँ, तुम लोगों को प्रणामी भी ना दूं अच्छा ना लगेगा। इन सबको, अड़ोस पड़ोस में सबको? हाँ भाभी, सब तुम्हारा आशीर्वाद है। इसके बाद जेवरों की कमी के बारे में अब किसी तरह का संदेह करने की गुंजाइश कैसे रह सकती थी भला। मुकुंद राय की बड़ी भावच के पास उसे बिठाकर और बड़े प्यार से खिलाने पिलाने के बाद इतने कम समय के लिए मैके आने की बात पर उसने उसे जी भर कर कोसा। लेकिन पद्मलता को इस बात का कोई पछतावा नहीं। जदू लाहड़ी के यहाँ खाना पकाने वाली की बेटी पदमिया को फूक ताप कर सोना पलाशी ग्राम में एक नई पद्मलता को प्रतिष्ठित करने वाला और कोई नहीं था सिवा मुरारी के। अब इस बात का एहसास कैसे नहीं होता भला मुरारी, जिसने एक दिन उसका मजाक उड़ाया था और कहा था, तुझे क्या लगता है मैं तेरे से ब्याह कर लूंगा? किस खुशफहमी में है तू? मेरी माँ तुझे सूप में हल्दी पान और घी का दिया जलाकर चुमौना करने के लिए नहीं आएगी। ऐसा ना हो कि मुझे भी सूप की हवा से दूर झटक दे। बात ही बात में उसने मुरारी के बारे में जान लेना चाहा। उसे कोई झिझक नहीं हुई।
पास पड़ोस की खोज खबर लेने के बहाने ही उसने बड़े इत्मीनान से पूछा, हाँ तो बड़ी ताई, मुरारी भैया का क्या हाल चाल है, गांव में ही है ना? राय घराने की ताई ने शिकायत के स्वर में कहा, अरे रे रे, उस लड़के के बारे में कुछ न पूछ बेटी, बेचारा बीमारी से जूझ रहा है, सूख कर काटा हो गया है, एक पैसे का रोजगार नहीं, घर द्वार सब गिरवी पड़ा है। हाँ, बातें बड़ी लंबी लंबी बनाया करता है, बीवी बच्चे भी वैसे ही राम भरोसे हैं। अच्छा, तो बातें अब भी बनाया करता है? उसकी कतरनी सी चलने वाली जुबान का इलाज पद्मलता जानती है, क्या वह इस पर अमल कर देखे? बार्ली का कटोरा अपने मुंह से लगाए मुरारी का चेहरा विकृत हो उठा था। वह अपनी पत्नी को लौंग दे जाने को कहने ही वाला था कि ड्योढ़ी के सामने लगे किवाड़ को अंदर की तरफ ठेलकर पद्मलता भीतर दाखिल हुई। मुरारी अपने बिचके हुए चेहरे को समेटकर मुस्कुराने की कोशिश में लगा ही था कि पद्मलता ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, क्या गटक रहे थे? साबूदाना? मुरारी मजाक में बोला, हरे कृष्णा, साबूदाना? यह तो पिछले जन्म का सपना है। गले से बार्ली उतार रहा था। क्या हुआ है? बीमारी और क्या, कोई एक अदद बीमारी है, गरीबी, दुष्चंता, साहूकार का डर, घरवाली, आए दिन झगड़ा। अच्छा बस भी करो, पद्मलता ने उसे झिड़कते हुए कहा। भाभी कहाँ है? तुम्हारी घरवाली कहाँ है? आसपास ही होगी कहीं। और बड़े भैया, बड़ी भाभी, वे सब तो बहुत पहले गांव छोड़कर चले गए, माँ बाप की गुजर जाने के बाद। तभी तुम्हारा ये हाल है। मुरारी ने अपनी कमजोर और बीमार देह पर नजर दौड़ाई और तीखे स्वर में बोला, इसमें बुरा ही क्या है? अब सबके नसीब में सोने का कदलीवन तो लिखा नहीं होता। कदलीवन ना हो, बेत का वन तो होता है। पद्मलता ने छूटते ही कहा, अरे रोना तो इसी बात का है कि बड़े लोगों की खाल पर इस बेत का कोई असर नहीं होता। कहते कहते मुरारी हंस पड़ा। उसके इस मजाक पर कोई ध्यान न देते हुए पद्मलता पास रखे एक मोड़े पर बैठ गई। बोली, तुम बैठने को तो कहोगे नहीं? अरे कहाँ चली गई हो घर की मालकिन? कोई अता पता नहीं। घर की मालकिन तब अपनी रूखी सूखी धज को सहेजने में लगी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। दोनों बच्चे भी बाबा आदम की औलाद बने फिर रहे, कैसे संभाले वह सब? पद्मलता सारी बातें समझती, इसलिए उसे पुकारना छोड़ मुरारी के साथ ही बतियाने लगी है। देख रही हूँ, बातें तो तुम पहले की तरह ही बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे हो, लेकिन घर गृहस्थी का हाल तो बड़ा खस्ता बना रखा है। घर का जो हुलिया देख रही हूँ, घर, मुरारी का स्वाद मुंह का जैसे बिगड़ गया। थू, दूसरों के घर पे कैसा मुंह। पद्मलता अबूझ बनी रही, फिर बोली, दूसरे का घर? मैं समझी नहीं। इसमें समझना समझाना क्या है? गले तक कर्जे तले डूबा हूँ, घर द्वार खेत खलिहान सब बंधक हैं। क्यों, तुमने यह दिलचस्प खबर अब तक नहीं सुनी? यह तुमने क्या किया? घर को भी रेहन रख दिया? ये क्या कह रहे हो तुम? छी छी, अपने बाप दादा का नाम कैसा रोशन कर रहे हो तुम? पद्मलता यह कहते कहते सचमुच बहुत कातर हो उठी। मुरारी हौले से मुस्काया, फिर बोला, अरे अपना नसीब खोटा ना होता तो तुझे मुझ पर तरस खाने का मौका कहाँ से मिलता, लेकिन तेरा ये रोब दाब देख कर तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। पदमिया, याद है ना, मुकुंद राय की बेटी ने कहा था तिल चट्टा भी चिड़िया हो जाए। कैसी जुगत बिड़ाई थी, है ना? पद्मलता को पता है कि उसे जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है और यह उसी अपमान का बदला है। शायद ऐसा ही होता है जब कोई मधुर संबंध अचानक कड़वा हो उठता है, तब दोनों ही पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने के मद में चूर रहते हैं। लेकिन अभी पद्मलता के नाराज होने से बात ही बिगड़ जाती। उसने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज है मुरारी भैया। चलो, गांव जवार में कोई तो है जो उसे पदमिया को याद रखे हुए है, वरना यहाँ तो अब पद्मा पद्मा की ही रट लगी हुई है। और बताओ, क्या हाल चाल है? मेरा अब क्या हाल और चाल, बस सब डूबने ही वाला है। कहते हैं ना, भूत का भी कोई जन्मदिन होता है भला। मुरारी थोड़ी देर रुका, फिर उसने धीरे से पूछा, हाँ रे, मैंने सुना तू तो बड़ी पैसे वाली हो गई, दोनों हाथों से रुपए उलीच रही, क्या बात है? तुमने तो अब तक मेरा मुंह नहीं देखा, फिर तुम्हें सब कैसे मालूम हुआ? लो, पिछले 3 दिनों से तुम्हारे नाम का जो संकीर्तन चल रहा है उसे सुन सुनकर तो कान ही पक गए। पाठशाला के लिए चंदा, पंचायत घर के लिए चंदा, चापाकॉल के लिए दान, काली थान के लिए मरम्मत के लिए चंदा। चंदा ना हुआ, हरी लूट हो गई। तुम्हारी बेवकूफी पर तो बस तरस ही खा सकता हूँ, लेकिन नाम का डंका भी तो पिटना चाहिए। पद्मलता ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। ऐसा क्या कुछ दे दिया कि बड़ा नाम हो गया? मेरे मन में जो कुछ था उसे मैं कहाँ पूरा कर पाई।
वह सब तो जी में ही रह गया। जल्दबाजी में कुछ भी ना समेट सकी। थोड़ा बहुत जो कुछ था वही ले लिवा लाई। मेरे पास 1000 रुपये थे, वह लाई। पति ने हाथ खर्च के लिए 800 रुपये दे दिए और 200 छुट्टे होंगे तो होंगे। इनमें किसका नाम और कैसा नाम। पड़ोस वाली मानी बुआ की नतनी की शादी नहीं हो पा रही है, हाथ में पैसे हो तब ना। यह सब सुना तो जी महसूस कर रह गया। वापस जाते ही कुछ रुपए भिजवा दूंगी और क्या। अरे बाप रे, अच्छा ये तो बता, अविनाश ने कितने लाख जोड़ लिए? किन किन चीजों की सप्लाई का ठेका लिया था उसने? चावल का, गेहूं का, गाय बकरियों का या फिर छोकरियों का? यह कहते कहते मुरारी की नाक का अगला सिरा और भी टेढ़ा हो गया घृणा और व्यंग से। होठ के कोने पर धारदार मुस्कान खिलने लगी। लेकिन पद्मलता भी यहाँ कोई हारने के लिए नहीं आई थी, वह आई थी जीतने। इसलिए उसने बड़े सहज ढंग से कहा, किसे पता है किन किन चीजों का कारोबार करता है वह, और मुझे सब जानने की जरूरत भी क्या। मुझे तो इतने से ही गरज है कि मैं जितना चाहूँ उतने रुपए मुझे मिल जाए। लेकिन तुम्हारे लिए तो मुझे मरकर भी चैन नहीं मिलेगा। अपने घर तक को गिरवी रख दिया और पैसे खा गए, और अगर इसे छुड़ा ना पाए तो आखिर कितने रुपए में गिरवी रखा है इसे? 500 में। क्यों, तू देगी मुझे रुपए? और नहीं तो क्या, थोड़े से रुपए के लिए बाबा दादा की रही सही थाती बेच खाओगे? इतना कहकर पद्मलता अपनी साड़ी के आंचल में बंधी गांठ खोलने लगी। क्या बात है पदमिया, तू 500-700 हमेशा अपने पल्लू में बांधकर घर से निकलती है क्या? तो फिर और क्या करती मुरारी भैया? लाहड़ी नानी ने इन रुपए को अपने पास में रखने से मना कर दिया। जो कुछ लाई थी वह पल्लू में ही बंधा है। खैर, रुपए तो खर्च करने के लिए ही होते हैं, वापसी का किराया साथ रहे यही बहुत है। इसके बाद उसने बड़े आकार के 5 नोटों को एक एक कर गिना और उसे जमीन पर रखा। लेकिन इसी बीच मुरारी ये का एक गंभीर हो गया। उसने भरे गले से कहा, देख पद्मी, तिल चट्टे का पंछी हो जाना तो ठीक है, लेकिन वह एक बारगी गरुण हो जाए ऐसा दिखावा मत करना। लेकिन पद्मा कहती गई, भले ही तुम मुझे जी भर कर अपमानित कर लो, लेकिन ये रुपए तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। इन थोड़े से रुपए के लिए मैं तुम्हें अपने घर से बेदखल नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं तेरे पैसे क्यों लेने लगा? बड़ी आई पैसे वाली। पैसे का रोप डालकर तुम मानी बुआ जैसी औरतों का सिर अपनी झोली में डाल ले। तुम मुझ पर अपना जाल मत फैला। इतना कहकर मुरारी ने रुपयों को आगे खिसका दिया। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी, जो इतनी देर तक गायब रहने के बाद अचानक सामने आ खड़ी हुई। उसने उससे चिढ़कर कहा, कब से लौंग मांग रहा हूँ, क्या हुआ? सबके सब कहाँ मर गए? मुरारी की घरवाली इतनी देर तक शायद अपने को सहेज रही थी, अब सबके सामने थी। झुंझले भरे स्वर में बोली, मर खप जाती तभी जी को चैन मिलता। तुम्हारे हाथ से छुटकारा तो मिलता, मुआ मेरा नसीब ही जला भुना है। अब आप ही देखिए दीदी, जब से आप आई हैं यह कैसी जली कटी सुना रहा है। देख रही हूँ इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। भाभी, ये थोड़े रुपए हैं, उठाकर रख लो। आखिर इस घर को छुड़ाना भी तो है, वरना रहोगी कहाँ? घर वाली ने हालांकि सब कुछ सुन रखा था और वह रुपयों की तरफ ललचाई नजर से भी देख रही थी, तो भी उसने कहा, इस आदमी को तुम इतने सारे रुपए उधार दे रही हो दीदी, इस जन्म में वह इन्हें चुका भी पाएगा? अरे नहीं पगली, इन्हें चुकाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी शादी पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था, वही समझ लेना। लो इन्हें रख लो। और अपने बाल गोपालों को तुमने किस लोहे की संदूक में बंद कर रखा है भला? दिख नहीं रहे? मुरारी की पत्नी ने पलक झपकते ही उन रुपयों को उठाकर पल्लू में बांधा और बड़े उत्साह से बच्चों को पुकारने लगी, अरे ओ पुष्पा, मुन्ना, झुन्ना, चलो यहाँ आ जाओ सबके सब और बुआ जी को प्रणाम करो। मुरारी ने जलती हुई निगाहों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इसकी अनदेखी कर दी तो वह आपे से बाहर हो गया। रुपए वापस कर दो छोटी बहू, मैं कह देता हूँ, मैं नहीं ले पाऊंगा। लेकिन पल्लू में बंधी किसी चीज को वह वैसे ही गवा दे? छोटी बहू इतनी मूर्ख ना थी, इसीलिए उसने बड़े उत्साह से कहा, हाँ हाँ दूंगी, क्यों नहीं। एक दिन बाद को ही जब बच्चों के हाथ पकड़कर पेड़ के नीचे खड़ा रहना पड़ेगा, वापस कर दूं। और रानी दीदी हमारे लिए पराई तो नहीं? बताइए ना रानी दीदी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रानी दीदी ने अब तक पुष्पा के नन्हे हाथों में 2 का नोट थमा दिया और वह गोद वाले बच्चे की मुट्ठी ढूंढ रही थी। नहीं, पद्मलता को अब सचमुच कोई अफसोस या बेचैनी नहीं थी। उसने अपने जीवन में और किसी चीज की चाह नहीं की थी। वह इन क्षणों की सार्थकता को, इनके सुख को अपनी दोनों मुट्ठियों में बांध लेना चाहती थी। ठीक इसी समय कबूतर की कोलखी जैसे संकरे बुसे और अंधेरे कमरे में एक मरियल सी चारपाई पर औंधा पड़ा अविनाश चिट्ठी लिख रहा था। 4 दिनों के विरह में ही इतना लंबा पत्र, लेकिन इसके सिवा चारा भी क्या था? वह कैसे अपने मन की बेचैनी प्रकट करे, हालांकि उसे पता था कि अगले ही दिन उसकी घरवाली आने वाली है।
उसने लिखा, प्रिय पद्मा, मेरा सारा कुछ लुट गया। मैंने पटना में जिस नौकरी के लिए आवेदन दिया था उसे मैं इस जीवन में पा भी सकूंगा इसकी उम्मीद नहीं। मैंने सोचा था अगर मुझे यह नौकरी मिल गई तो हम जीवन का बाकी हिस्सा किसी तरह चैन से बिता सकेंगे, लेकिन विधाता ने हमारे साथ बड़ा भारी मजाक किया है। मैंने सब कुछ, घर द्वार, माल असबाब बेच बाच कर सिक्योरिटी के लिए 2000 की जो रकम जमा की थी वह सब कुछ लुट गया। तुम तो जानती ही थी कि चोर या उचक्के के डर से मैंने उन रुपयों को बक्से में नहीं बल्कि रजाई के अंदर एक छोटी सी थैली में छुपा कर रखा था, लेकिन चोर की नज़र वहाँ भी कैसे पड़ गई, यह सचमुच हैरानी की बात है। मुझे यही जान पड़ता है कि यह किसी ऐसे आदमी का काम है जो इस बारे में जानता था। अब मैं किससे क्या कहूँ, मैं तो एकदम तबाह ही हो गया। मुझे आगे के लिए भी कोई उम्मीद नहीं रही। मैं तो यही समझ लूँगा कि मैंने कोई बड़ा भारी गुनाह किया है। मुझे बार बार इस बात का पछतावा होता रहता है कि मैं तुम्हें भेजने पर राजी कैसे हो गया। घर की लक्ष्मी अगर घर में ही रहती तो यह दुर्दशा ना होती। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब चिट्ठी पढ़ना खत्म होते ही आने की तैयारी करना। मैं तुम्हें लिवा लाने की स्थिति में नहीं, और अब मैं तो तुम्हें अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा शायद। तो ये थी आज की अद्भुत कहानी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब विदा लेते हैं। धन्यवाद।